दोस्तों नमस्कार। आप सुबह सो के उठें और पता लगे कि आपके जो फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो काम नहीं कर रहा है। आप वहां पे अपनी बात एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, कोई भी जानकारी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप जांच पड़ताल करते हैं तो आपको पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया गया है। आज की हाइपर इंटरकनेक्टेड दुनिया में जहां सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दाएं बाएं घूमती रहती है, ऐसी स्थिति में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो ऐसा लगता है कि लाइफलाइन ही चली गई। लेकिन दोस्तों, जब आपको देश चलाना होता है तो बहुत सारे कानून हैं जिनका पालन करना भी जरूरी है। और यही एक आदेश था जिसके कारण नेपाल में बवाल हो गया। अब ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया, किसकी गलती थी और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश गलत थे या बैन करना गलत था, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में भी इस तरह की बहस होती रहती है और अक्सर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ज्यादा ये बहस बढ़ेगी। इसीलिए इसके जो लीगल पहलू हैं वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा और इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। इसलिए दोस्तों, निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपस में शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि नेपाल में बैन लगा है करीब 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर। क्यों? उसका कारण बहुत सिंपल है। नेपाल में एक कानून है जिसके हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हैं, सबको यह कहा गया कि सब कानून के हिसाब से, जो पिछले अगस्त में आया था, जो मिनिस्ट्री के वहां से, कि अगले 7 दिन के अंदर जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो नेपाल में रजिस्टर होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, आपको हम कैसे अकाउंटेबल बनाएं? कल को मान लीजिए आपने नेपाल के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया, राष्ट्रद्रोही ताकतों को समर्थन करना शुरू कर दिया, हम आपको पकड़ेंगे कैसे? अकाउंटेबिलिटी कौन होगी? ये बातें भी हमें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको एक लाइजन ऑफिस बनाना पड़ेगा, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा कि आपके प्लेटफॉर्म का अगर देश के हितों के खिलाफ यूज हो रहा है तो हम बात किससे करें? कोई फोन तो उठाने वाला होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सेल्फ रेगुलेशन पे कमिटमेंट करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम क्या करें, हम तो प्लेटफॉर्म है, हम एक दूसरे को गाली दें, एक दूसरे में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाएं, अराजकता करें, आतंकवाद बढ़ाएं, मॉब का एक दूसरे को इंस्टिगेट करें। क्या इस तरह से देश चलेगा? कंपनियां कहती हैं ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ प्रॉफिट इकट्ठा करना है। ना हम आपका कानून मानेंगे, ना हमें आपके राज्य से या देश से कोई लेना देना, हमें सिर्फ मतलब है अपने प्रॉफिट से। अगर इस मानसिकता से हुआ तो हुआ क्या, इन्होंने कानून मानना से मना कर दिया। हुआ ये कि 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्लेटफॉर्म देश का कानून नहीं मानते हैं उनको बंद कर दिया जाए। यह नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ऐसा नहीं है कि सबको बंद कर दिया, बहुत सारे इंक्लूडिंग पॉपुलर जो है टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म, वो क्योंकि कानून का फॉलो कर रहे थे उनको बंद नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि यह ब्लैंकेट बैन नहीं है कि सारे बंद कर दो, ऐसा नहीं है। जिसने कानून फॉलो नहीं किया उसको बैन किया जाएगा। क्या इसमें गलती है? इस बात को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि 17 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट है नेपाल का, फुल बेंच ने यह कहा कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं दे मस्ट रजिस्टर एंड बी अकाउंटेबल। क्या अदालत ने कुछ गलत कहा? इस बात को समझना होगा। एंड अर्ज्ड डिस्करेज फेक आइडेंटिटी। आप फेक आइडेंटिटी से अकाउंट बनते हैं
आप उसके माध्यम से अराजकता फैलाते हो, ये नहीं चलेगा। क्योंकि आप अपने मुनाफे के लिए देश में अराजकता फैलाओ, ये नहीं हो सकता। इसीलिए जो बैन वाज एन एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट चॉइस आफ्टर नॉन कंप्लायंस। आपने सोच लिया है कि आपको कानून का फॉलो नहीं करना है, आपको नेपाल के कानून को नहीं मानना है, तो ठीक है, आपको बैन कर दिया जाएगा। आप कानून भी ना मानो और आप पे कार्रवाई भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो अराजकता फैलाने वाली बात हो। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं था। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कहा क्या? उन्होंने यह कहा कि भाई देखिए, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल हैं, दे शुड बी रजिस्टर्ड एंड सब्जेक्ट टू बी द मॉनिटरिंग बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई गलती नहीं अगर ऐसा कानून पास हुआ है। इट टाइज लेजिटिमेसी ऑफ कर्बिंग मिस इंफॉर्मेशन, ensuring accountability and enabling lawful oversight। आपकी हरकतों में निगाह तो रखनी चाहिए। आप आतंकवादियों का तो साथ नहीं दे रहे, देश के बंटवारे का तो साथ नहीं दे रहे, ये जानना भी जरूरी है। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूलिंग है, ये प्री एग्जिस्टिंग 2023 का जो डायरेक्टिव था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई लोकल लाइजनिंग ऑफिस होगा, ग्रीवेंस मैकेनिज्म होगा और सेल्फ रेगुलेशन होगा, ये गाइडलाइंस थी। आपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो कानून बना दिया। तो इसमें गड़बड़ क्या था? या तो आप उस समय बताते कि ये गाइडलाइन ही गलत है, इनकी जरूरत ही नहीं है। डिफरेंस ये था गाइडलाइन में कि वो मैंडेटरी नहीं थी। आपको बताया गया था कि गुड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जो आपको इस देश में फॉलो करनी है। आपने इच्छा लगाई कि नहीं, हम नहीं करेंगे, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम कानून के तरीके से आपसे एनफोर्स कराएंगे, और वो कानून बनाया गया। इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है उसने वही किया जो कानून में लिखा है। affirms the state's power to require registration and accountability and do not internet blackout। इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं किया, जिन्होंने कानून फॉलो नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई करी। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद यह हुआ कि जो नेपाल के अंदर सरकार थी, कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे, आईएसपी, उनको यह कहा कि जो भी प्लेटफॉर्म अनरजिस्टर्ड है उनको ब्लॉक कर दिया जाए। हमें नहीं पता उसमें कौन है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, हमें नहीं पता। जिसने कानून को फॉलो नहीं किया उसको बैन कर दिया जाए, छोटा हो या बड़ा। इसमें क्या गलत है दोस्तों? कोई भी अगर अच्छी सरकार है तो उसको यही करना चाहिए। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जब लोगों ने ये शोर मचाना शुरू किया कि जी ये तो बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है, मतलब आपने तो बहुत ज्यादा सख्ती कर दी। हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि लेवल के ऊपर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए कंज्यूमर्स के लिए, तो बहुत सारी कंपनियां ये बोलती हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कस्टमर अगर नुकसान उठा रहा है तो उठाए, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, हमारा प्रॉफिट बन रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे कानून को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ और आप लिखेंगे तो हमारे ऊपर टेंशन आएगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, वो हमें पसंद नहीं। क्या सभ्य समाज ऐसे काम करेगा? ये आपको सोचना है। सपोर्टर्स जो थे कानून के, उनका ये कहना कि देखिए सरकार ने कुछ नहीं किया गलत। जो लोग नेपाल के जुरिडिक्शन से बाहर काम कर रहे हैं और लोकल कानूनों से, टैक्स अकाउंटेबिलिटी से ये लोग भागना चाहते हैं, और जो हमारे नागरिक हैं उनकी समस्या और उनकी शिकायतों का भी निराकरण नहीं करना चाहते। मान लीजिए किसी ने किसी नेबर की या किसी लड़की की गलत फोटो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दी, अब वो हटाएं कैसे? कानून ये बोलता है कि ये गलत है, ये इंसल्टिंग है, इसको हटाना चाहिए। आपके पास कोई लाइसेंस ऑफिस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, अब इस पे कार्रवाई कौन करेगा? क्या नेपाल में जो व्यक्ति सफर कर रहा है, या पुलिस थाने का जो पुलिसमैन है या अथॉरिटी है, वो क्या गूगल के या फेसबुक के या ट्विटर के हेड ऑफिस में फोन करेगी? कौन उठाने वाला है फोन वहां पे, और क्या जवाब देगा वो? कहने का मतलब ये है कि ये तो फिर पूरी तरह से लॉलेसनेस के साधन बन जाएगी। दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट लोग हैं, उनका ये कहना है कि देखिए ये बहुत ज्यादा टाइट मामला हो गया है, आपको वार्निंग देनी चाहिए थी,
और उसके बाद शटडाउन करना चाहिए था। इस तरह का शटडाउन ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। मतलब ह्यूमन राइट कमीशन को 1 साल तक ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये कंपनियां वायलेशन कर रही हैं। जब उन पे कार्रवाई होती है तभी ये ह्यूमन राइट कमीशन क्यों जागते हैं? ये पहले क्यों नहीं जागते? हिंदुस्तान में भी यही होता है, नेपाल में भी यही हो रहा है कि साहब लोगों के मानवाधिकार हनन हो रहे हैं। जैसे कश्मीर में हुआ कि वहां आतंकवादी घटनाएं होती, जब रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करी और वहां पे सुधार किया, सेंट्रल रूल लगाया, मानवाधिकार लोग ये पहुंच गए जी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं। जब आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, तब ये ह्यूमन राइट्स वाले वहां क्यों नहीं गए थे? तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए और खत्म किया जाए? तब तो इनकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि आतंकवादी भी ह्यूमन है तो उसका भी राइट प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। तो आतंकवादी का ह्यूमन राइट इज एट पार विद ह्यूमन राइट ऑफ ए नॉर्मल सिटीजन। अब ये बात अलग है कि वो आतंकवादी नॉर्मल सिटीजन को गोली मार दे, वो परमिटेड है, लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये कौन सी मानसिकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं है। तो हुआ ये कि जो प्रोटेस्ट होने शुरू हुए वो इसी कारण से हुए कि जी आप तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगा रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए ये सही थे या गलत थे? थोड़ा सा हम इसका लीगल एंगल भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये लीगली सही था या गलत। सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनफोर्स करने का आदेश दिया, इसमें क्या गलती है? तो इसमें कोई भी लीगल इलीगल एक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब जो कोर्ट का स्टैंड है वो डिफेंसेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने गलत काम किया है। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रोका गया है, आपके संवैधानिक अधिकारों को नहीं काटा गया है, सिर्फ उन कंपनियों को बैन किया गया है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसको ह्यूमन राइट्स या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनियां रजिस्टर कर लेती तो उन पे बैन नहीं लगता। बात इतनी सी। अगला मुद्दा आता है कि भाई इसका लेजिटिमेट एम क्या है? क्या ये पब्लिक ऑर्डर के लिए है, राइट्स के लिए है? सीधी सी बात है कि आज मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम, आप व्यक्तिगत आक्षेप और अकाउंटेबिलिटी, क्या ये समाज में जरूरी नहीं है? कोर्ट ने तो यही कहा है कि कानून में यही लिखा है, इसी को हम एनफोर्स करना चाहते हैं। कंपनियों को ऐतराज क्यों है? इस बात को समझना होगा। तो मुझे लगता है कोर्ट यहां पे भी गलत नहीं है। अब क्या यह जरूरी था? अब सवाल इस बात का है कि जरूरी था या नहीं, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपके पास कानून है और कानून की प्रावधान के हिसाब से अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वायलेशन है। इसका मतलब यह है कि कानून यह कहता है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, लोकल ग्रीवेंसेस का प्रोविजनिंग होना चाहिए। इसमें क्या गैर कानूनी है? क्या यह जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। नेपाल के नागरिक कहां जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? और नेपाल की सरकार किस अधिकारी से बात करेगी? क्या उनके हेड ऑफिस में अमेरिका में उनका फोन उठाएगा? तो ये कोई इलॉजिकल बात तो नहीं की कानून ने, लॉजिकल करी। क्या गवर्नमेंट ने पूरा ब्लैंकेट ब्लॉक किया? ऐसा नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज भी जारी है। जिन 26 ने कानून का फॉलो नहीं किया उनके साथ समस्या है, उनको लगा कि वो कानून से ऊपर है और इसी बात को लेकर उनको यह कहा गया कि भाई आप लाइन पे आ जाइए। हाँ, ये कहा जा सकता था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई हम आपको अगले 3 महीने का टाइम देते हैं, तब तक आप 10 करोड़ रुपए जमा कराइए एज ए फाइन, अगर आपको नेपाल में ऑपरेट करना है, और 3 महीने की मोहलत है। अगर आपने 3 महीने में स्टेब्लिशमेंट नहीं किया तो आपका फाइन 50 करोड़ हो जाएगा। फाइन का पर्पस हेरेसमेंट नहीं है, उनको यह पता लगे कि भैया स्टेब्लिश कर लो ऑफिस, वो सस्ता है, फाइन महंगा पड़ रहा है। क्योंकि आप क्यों नहीं ऑफिस स्टेब्लिश करना चाह रहे थे? क्योंकि आप पैसा बचाना चाह रहे थे कि हम ऑफिस लगाएंगे, लोग रखेंगे, खर्चा होगा। आप खर्चा ही बचाना चाह रहे थे ना। कोर्ट ने फाइन लगा के आपको फोर्स कर दिया कि आप ये खर्चा करो या तो ऑफिस खोलो, और ये सब समस्याएं खत्म। और अगर ऑफिस नहीं खोलना चाहते तो फाइन दीजिए, 3 महीने का टाइम है, उसके बाद अगर फिर भी ऑफिस नहीं खोला, बंद कर देंगे। कहने का मतलब है वो एक रास्ता हो सकता था।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यूनेस्को, जो ये यूएन एजेंसीज हैं, इनको पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में प्रॉब्लम है दिखती है। ये कहते हैं ओवर सेंट्रलाइज कंट्रोल्स, मतलब ये वहां से आतंकवादी मैसेज भेजें, लोगों को उकसाएं, किसी भी डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ भी बोलें, किसी भी नेता पे उल्टी सीधी बात करें, वो सब जायज है। लेकिन अगर आप थोड़ी सभ्यता की बात करते हैं कि भाई कानून को फॉलो करना जरूरी है, तो उनको लगता है ये ओवर रीच हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात ये कही कि भाई जो बैन है, अगर ये प्रोपोर्शनेटली दिया जाता कि कोर्ट का जो रजिस्ट्रेशन आइडिया है, पहले हम इसको फोर्स करते और फिर उसको हम आगे बढ़ाते, तो शायद बात बन जाती। अब सवाल बहुत छोटा सा है दोस्तों यहाँ कि बॉटम लाइन अल्टीमेटली क्या है, होना क्या चाहिए था। होना यह चाहिए था कि अब आपको यह सोचना है कि डेमोक्रेटिक कॉस्ट और गवर्नेंस गेन, क्या लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ज्यादा जरूरी है, या राज्य या देश में शांति बनाए रखना और डेवलपमेंट पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ट्रेड ऑफ हो सकता है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पे अराजकता फैलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का उदाहरण ले, जब सरकार वहां डेवलपमेंट करना चाह रही थी, उन्होंने इंटरनेट को कट ऑफ कर दिया ताकि आतंकवादी घटनाएं ना हो, लोग एक दूसरे को पत्थरबाजी ना करें, शांति से काम हो, और जो सरकारी संस्थाएं वो भी शांति से काम करें ताकि अराजकता ना फैले, लॉलेसनेस ना हो, आतंकवाद ना बढ़े। ये जरूरी था या नहीं? और मान लीजिए कि सरकार ने 1-1.5 साल जो इंटरनेट वहां बंद रखा, उससे अगर वहां डेवलपमेंट हुआ और शांति बनी रही, तो किसका फायदा हुआ? नहीं तो रोज गोलियां चलती, रोज कोई ना कोई मरता, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। क्या ये उचित था? तो ट्रेड ऑफ तो है। आप कहें कि सब कुछ खुली छूट हो जाए, कोई कानून ना हो और सरकार भी काम कर ले और हम जिसको चाहे गाली दें, ये भी आजादी होनी चाहिए। क्या ऐसे समाज चलेगा? क्या ये जंगल राज हो जाएगा? इसको भी सोचना जरूरी है। इसका मतलब लोकल जुरिडिक्शन जरूरी है, लोकल कॉन्टैक्ट और फॉर फास्टर रेमेडीज। इसके अलावा रेगुलेटरी पैरिटी जरूरी है, क्योंकि सबके लिए बराबर है। अगर आप अमेरिकन कंपनी है या यूरोपियन कंपनी है तो आप पे कानून नहीं लगेगा, लेकिन भारतीय कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उन पे कानून लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ये कंपनियां, मल्टीनेशनल्स यही चाहती हैं कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले हर जगह। और फिर प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी क्या है? कोई अगर उनको मिसयूज करके अराजकता फैला रहा है, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या है? सिर्फ पैसा इकट्ठा करना? तो क्या ये जरूरी है या नहीं, इसको भी सोचना होगा। अब रही बात डेमोक्रेटिक कॉस्ट की, कि भाई हमारी स्वतंत्रता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें साफ लिखा हुआ है फ्रीडम विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ फ्रीडम। तो ये तो हर देश में है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन लिमिट में। इकोनॉमिक डिसरप्शंस, हाँ ये जरूरी है कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ काम ऐसा होता है क्रिएटर्स का, जैसे ये भी हम भी यूज कर रहे हैं यूट्यूब चैनल, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, बाकी लोगों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। हर आदमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है आज अपनी बात रखने के लिए। उसमें जरूर रिस्ट्रिक्शन आएगा अगर वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई प्रेसिडेंस रिस्क, वंस नॉर्मलाइज शटडाउन कैन एक्सपेंड टू द पॉलिटिकल स्पीचेस। उनका कहना यह है कि साहब अगर मान लीजिए आज हमने किसी छोटी बात को सरकार की बात मान ली, कल को पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा कानून बना देती है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन करता है, और वो कहेंगे नहीं जी आप तो सिर्फ सरकार के बारे में अच्छी बात लिखेंगे, सरकार का क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे नहीं होगा, तो क्या ये उचित होगा? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं होगा? ये मुद्दे भी लोग उठा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा कानून में लिखा हुआ है? तो जब ऐसा कानून आएगा या सरकार ऐसा काम करेगी, तो उस समय एड्रेस किया जाएगा। लेकिन एंटिसिपेट करके कि सरकारें ऐसा करेंगी, हम डेवलपमेंट ही रोक दें और देश के अंदर कानून को फॉलो करना ही बंद कर दिया जाए, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ये हमें समझना होगा। इसीलिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है वो यही आता है कि भाई इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। हाँ ये बात सही है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि फेज्ड मैनर में, कि भाई आप फाइन लगा दो, 3 महीने का टाइम दे दो, फाइन बढ़ा दो, 6 महीने का टाइम दे दो, और जब तक वो ऑफिस नहीं खोलते हर महीने आप उनसे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कोई भी फाइन लगा सकते हैं,
ताकि जितना वो वहां कमा रहे हैं उससे कम में उनका ऑफिस बन जाएगा। और अगर नहीं बनाते तो फाइन, या तो वो वाइंड अप करके चले जाएंगे या ऑफिस खोल लेंगे। तो जो भी होगा वो फेयर हो जाता। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट जरूरी है ताकि पॉलिटिकल क्लास या रूलिंग क्लास मिसयूज ना करे कानूनों का। ऐसा अक्सर देखा गया, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है, उसके लिए ओवरसाइट होना जरूरी है। और जो सैंक्शंस हैं वो भी बहुत नैरोली डिफाइन होने चाहिए, बहुत वाइड नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि दैट शुड बी एट सर्विस लेवल पेनल्टीज। आप ब्लैंकेट पेनल्टी नहीं लगा सकते। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस काम नहीं कर रहा है तो उसकी पेनल्टी ये है, अगर आपने कोई और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया तो उसकी पेनल्टी है। तो जैसे जैसे आप उसको एस्केलेट करेंगे, जो वाइटल है उस पर पेनल्टी ज्यादा, जो नॉर्मल है उन पे आप कम करके भी उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो भी काम सरकार करे उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि जनता और सरकार के बीच में अक्सर ये देखा गया है कि भरोसा नहीं होता है। सरकारों की कोशिश ये रहती है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको कुचला जाए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि जो यूजर्स का राइट है, मुझे जो अपनी बात रखनी है वो भी मैं रख सकूं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी ना हो, क्योंकि मैं अपने डिससेटिस्फैक्शन सरकार से रख रहा हूं। मैं भी करता हूं अक्सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी आवाज दबा दो, वो डेमोक्रेसी नहीं। तो ये भी राइट जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो गुड इन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि भाई लॉफुल है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है उसको आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रेडेड हो सकता था, लेकिन अब अगर ग्रेडिंग का प्रोविजन कानून में नहीं है तो फिर गलती किसकी है? तो ड्राफ्टिंग के समय इन कंपनियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए था और अपनी बातें रखनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि क्या अब ये जो कानून हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, क्या अब ये प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नेपाल उनके लिए इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं है तो वो नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्केट है तो करेंगे। इस बात को हमें समझना होगा। प्रोपोर्शनलिटी को लेकर वो सरकार को कह सकते हैं, कानून को कह सकते हैं कि आप हमें टाइम दे दीजिए, 3 महीने 6 महीने में हम ये कार्रवाई कर देंगे, उसके बाद अपनी तरफ से एक एक्शन प्लान दे दें, उसको फॉलो किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी देखा जाए कि जो कानून है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो कानून के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या राइट्स हैं उनको एनक्रोच ना करें। इसका मतलब ये है कि क्या अकाउंटेबिलिटी इस कानून से स्थापित होती है? बिल्कुल होती है। हम तो ये देख ही रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो है। क्या ये ब्लैंकेट वायलेशन है, मतलब ब्लैंकेट शटडाउन है? नहीं, उन्हीं कंपनियों के खिलाफ है जिन्होंने नेपाल के कानून का फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोर्ट ने कोई गलती नहीं करी, उन्होंने कानून को फॉलो किया। हाँ, सिर्फ इतना है कि अगर ग्रेडेड वे में होता तो शायद किसी को ऐतराज नहीं होता। भारत के लिए भी ये एक सीख है, लर्निंग है। उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में इस तरह के जब कानून बनाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या ये अमेरिकन कंपनियां संविधान से ऊपर हैं। इसके जो लीगल एंगल है, इसके जो टेक्निकल एंगल है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होती है एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।